नमस्कार दिव्य और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाब पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेस्ट जेएस के आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं। ये पहला कदम है आपका नेस्ट जेएस फ्रेमवर्क को सीखने के लिए। नेस्ट जेएस आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमें जानना होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और बदले में एक रिस्पॉन्स क्लाइंट को देता है। सर्वर के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो है वो कंट्रोलर लेयर होती है, दूसरी जो लेयर होती है वो सर्विस लेयर होती है। कंट्रोलर लेयर का काम क्या होता है? क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर राउट के लिए, उसको क्या करना, हैंडल करना। कंट्रोलर इसको हैंडल कैसे करता है? उसके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडलर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लीजिए यूजर्स नाम का एक कंट्रोलर है और उसके अंदर अलग अलग रिक्वेस्ट हैंडलर हैं जो अलग अलग पाथ के लिए मैप किए हुए हैं। जैसे कि वॉलेट नाम का एक हमारे पास रिक्वेस्ट हैंडलर हो सकता है, एक प्रोफाइल हो सकता है, एक प्रीमियम हो सकता है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर्स स्लैश प्रोफाइल को, तो यहाँ पर यूजर्स वाला जो कंट्रोलर है वो ट्रिगर होगा और वो जो हमारी प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट हैंडलर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। रिक्वेस्ट हैंडलर अपने आप से कुछ काम नहीं करते हैं, वो सर्विस का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो सके। सर्विस लेयर का ही काम होता है डेटाबेस से बात करना या जो भी आपको प्रोसेसिंग करनी है डेटा की, वो सब चीज़ करना। उसके बाद सर्विस लेयर क्या करती है? डेटा भेज देती है किसको? हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर को। रिक्वेस्ट हैंडलर यानी कि पूरा कंट्रोलर जो है वो बाद में रिस्पॉन्स भेज देता है क्लाइंट को। नेस्ट जेएस आर्किटेक्चर में हमारे पास नेस्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पर रन कर रही होती है, और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है हमारे पास, तो वो एप्लीकेशन जो है वो हैंडल करती है उस रिक्वेस्ट को। तो ये जो कंट्रोलर है और ये सर्विस है, ये नेस्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन हमारे पास होते हैं। और ये पूरी की पूरी जो चीज़ है उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, क्योंकि ये नेस्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि अब की बार जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, तो सर्वर पर जो नेस्ट जेएस की एप्लीकेशन चल रही है, तो ये उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस की जाएगी, उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ये हिट करेगी। उसके अंदर बाद में तो जो कंट्रोलर है फिर सर्विस है वो सारे अपने काम करेंगी। तो यहाँ से हमारे पास चार तरह के स्कोप्स भी निकल के आते हैं। एक तो पूरा जो एप्लीकेशन का जो स्कोप है उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। दूसरे नंबर पे मॉड्यूल लेवल पे जो स्कोप होता है उसको मॉड्यूल स्कोप कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कंट्रोलर स्कोप, जो कंट्रोलर लेवल पे होता है। और चौथा जो होता है वो रिक्वेस्ट हैंडलर या फिर राउट हैंडलर के पास हमारा स्कोप होता है। तो ये चार तरह के स्कोप हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास आ रही होती है। चार स्कोप्स में से ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही होती है क्लाइंट की। क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, तो यहाँ पर नेस्ट जेएस हमें चार सुपर पावर्स देता है इन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ काम करने के लिए। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है मिडलवेयर। मिडलवेयर देखिए कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो रिक्वेस्ट हैंडलर के पास पहुंचने से पहले, मतलब कि जो कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट हैंडलर है उस तक पहुंचने से पहले मिडलवेयर एग्जीक्यूट हमारे पास होता है, ताकि आप रिक्वेस्ट के साथ जो भी मैनिपुलेशन करना है वो कर सकते हो, उसको मॉडिफाई करना है या जो भी आपको काम करना है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट हैंडलर तक पहुंचती है। दूसरे नंबर पे चीज क्या आती है हमारे पास? गार्ड का काम ये होता है कि कोई रिक्वेस्ट जो आ रही है आपके पास उसको फुलफिल करना है कि नहीं करना है, उसको प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। ज़्यादातर हम इसका ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल करते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तभी हम आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन इतना समझिए गार्ड से कि ये आपकी मदद करता है किसी रिक्वेस्ट को डिसाइड करने में कि उसको फुलफिल करना है कि नहीं करना है। गार्ड के बाद जो तीसरी सुपर पावर है हमें मिलती है वो है इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर देखिए मिडलवेयर की तरह ही होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आती है तो रिक्वेस्ट हैंडलर तक पहुंचने से पहले आप उस रिक्वेस्ट के साथ जो भी करना आपको काम कर सकते हो। लेकिन खास बात क्या है मिडलवेयर और इसमें डिफरेंस क्या है? वो ये है कि जो इंटरसेप्टर है वो रिस्पॉन्स के टाइम भी चलता है। मिडलवेयर सिर्फ रिक्वेस्ट के टाइम चलता है, लेकिन इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के साथ हमारा चलता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास नेस्ट जेएस के अंदर, क्योंकि इसकी मदद से आप जो आपका रिस्पॉन्स है, रिजल्ट है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कोई एरर आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। रिक्वेस्ट हैंडलर जो आपके हैं उस पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो बहुत पावरफुल एक चीज़ है। चौथे नंबर पर जो हमारे पास सुपर पावर है जो नेस्ट जेएस हमें प्रोवाइड करती है वो क्या चीज़ है? पाइप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती है कि जो भी आपका रिक्वेस्ट का डेटा आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है उसको ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना हो तो आप पाइप की मदद से कर सकते हो। कि डेटा को अगर वैलिडेट भी करना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये जो चार सुपर पावर्स हैं हमारे पास, चार फंक्शनैलिटी है एसजेएस की, ये बारी बारी से चलती है। मतलब पहले मिडलवेयर चलता है, जब रिक्वेस्ट आती है तो फिर वो रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस होती है किसके पास? गार्ड के पास, देन इंटरसेप्टर के बाद, फिर उसके बाद लास्ट में पाइप के पास। ये जो चार चीज़ें हैं मिडलवेयर, गार्ड,
इंटरसेप्टर और पाइप। अभी मैंने इसको कहाँ रखा है, ग्लोबल स्कोप में, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आप चाहो तो इसको, इन चारों चीज़ों को उठा के कंट्रोलर लेयर पे भी लगा सकते हो, चाहो तो उठा के आप इन्हें रिक्वेस्ट हैंडलर पे भी लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन चार चीज़ों की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात कर रहे हैं, पूरी एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि रिक्वेस्ट को हैंडल करते हुए या रिस्पॉन्स को हैंडल करते हुए आपकी एप्लीकेशन में कहीं पे कोई एक्सेप्शन आ जाए, एरर आ जाए। तो एक बहुत स्पेशल लेयर है हमारे पास नेस्ट.जेएस के अंदर, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्शन फिल्टर। और वो पूरी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए काम करती है कि कहीं पे भी किसी भी तरह का एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगी, तो वो हैंडल कर लेती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है आपकी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो कहीं भी किसी भी मोमेंट पे कोई चीज़ गलत हो गई तो एक्सेप्शन फिल्टर है अपने आप ही हैंडल कर लेता है, नेस्ट.जेएस अपने आप ही वो हैंडल कर लेती है, और एक प्रॉपर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नेस्ट.जेएस अपने आप ही क्लाइंट को भेज देती है। अब क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट समझ चुके हैं, इसके अंदर हम लोग ये चार सुपर पावर्स, एक्सेप्शन फिल्टर और ये जो कंट्रोलर सर्विस, ये सारी चीज़ों को जान चुके हैं, तो ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हैंडलिंग कैसे होगी। जब कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट साइड से, तो ये पूरा का पूरा एक काम कैसे करेगा सिस्टम, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हैंडलिंग कैसे होगी। शुरुआत हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और वो रिक्वेस्ट जो है एप्लीकेशन जो हमारी सर्वर पर चल रही है उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आएगी। तो सबसे पहले ग्लोबल स्कोप में जो हमारे पास मिडलवेयर है, गार्ड है, इंटरसेप्टर है, पाइप है, वो बारी बारी से एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी कंट्रोलर लेयर को, और कंट्रोलर लेयर के जो मिडलवेयर हैं, गार्ड है, इंटरसेप्टर है, पाइप, वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कंट्रोलर फर्दर उस रिक्वेस्ट को भेज देगा रिक्वेस्ट हैंडलर को कि भाई मान लीजिए कि रिक्वेस्ट आई थी यूजर/वॉलेट पे, तो वो वाला जो रिक्वेस्ट हैंडलर है उस पाथ के लिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उस रिक्वेस्ट हैंडलर के जो हमारे पास मिडलवेयर है, गार्ड है, इंटरसेप्टर है, पाइप, वो रन करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट हैंडलर सर्विस का इस्तेमाल करेगा बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, और ये पूरी की पूरी चीज प्रोटेक्टेड होगी एक्सेप्शन फिल्टर से, अगर कहीं पे कोई एक्सेप्शन आती है। रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, सर्विस क्या करेगी, डेटा को प्रोसेस करके रिक्वेस्ट हैंडलर को भेज देगी। रिक्वेस्ट हैंडलर जब रिटर्न करेगा अपने डेटा को कंट्रोलर के पास, तो उससे पहले वो अपना इंटरसेप्टर जो है वहां पे उसके आगे लगा हुआ है वो चल जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के टाइम चलते हैं। इंटरसेप्टर का काम यही होता है कि रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर लो या फिर आप रिस्पॉन्स को भी कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोलर लेयर पे जब हम लोग आए, कंट्रोलर के पास जब आए पर्टिकुलर, कंट्रोलर में क्या होगा, उसका इंटरसेप्टर है वो चलेगा रिस्पॉन्स टाइम वाला। कंट्रोलर फिर रिस्पॉन्स जो है वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल लेवल पे स्कोप पे हमारे पास इंटरसेप्टर लगा हुआ था वो रन करेगा उस रिस्पॉन्स के लिए, और फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स जो है फाइनली क्लाइंट को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की हैंडलिंग होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, वो ये बात है कि ये जो हमारे पास ये चार सुपर पावर्स हैं, अलग अलग जगह लगाने की क्या जरूरत है, कि ग्लोबल में भी हमने लगा दिया, कंट्रोलर पे भी लगा दिया, और रिक्वेस्ट हैंडलर पे भी लगा दिया। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें आप कुछ इस तरह का बिहेव चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उन्हीं यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी जो ऑथेंटिकेटेड हैं, और कंट्रोलर जो है, यूजर्स कंट्रोलर आपका जो है, वो उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा जो यूजर्स एक्टिव हैं। और फर्दर जो उसमें रिक्वेस्ट हैंडलर है, जैसे कि वॉलेट वाला है, प्रीमियम वाला, वॉलेट वाला जो है वो तभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चाहता है जब प्रीमियम मेंबरशिप हमने ली हो, और प्रीमियम वाला जो राउट है वो तभी रिक्वेस्ट हैंडलर तभी खुद को एग्जीक्यूट करना चाहता है जब क्या हो, हमारे पास यूजर जो है वो उसके पास 100 सब्सक्राइबर्स हो मान लीजिए। तो यहाँ पर सिनेरियो ये बन गया कि अब की बार जब रिक्वेस्ट आई हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो जो हमने ग्लोबल लेवल पे गार्ड लगाया हुआ, तो वो चेक क्या कर रहा है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तो फॉरवर्ड कर देगा यूजर्स कंट्रोलर को, यूजर्स कंट्रोलर देखा कि भाई क्या एक्टिव यूजर है कि नहीं, गार्ड लगाया हुआ उसने अपने ऊपर। तो अगर यूजर एक्टिव होगा तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। फिर फर्दर मान लीजिए कि वॉलेट के पास जाना था रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से आई थी यूजर वॉलेट वाली, तो वॉलेट पे जो गार्ड लगा हुआ है वो चेक कर रहा है कि भाई मैं उन्हीं के लिए चलूंगा जो क्या है हमारे पास प्रीमियम मेंबरशिप वाले यूजर्स हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो रहा, इसमें अलग अलग लेवल पे गार्ड रहे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया हमारी रिक्वेस्ट को कि क्या प्रोसेस करना है कि नहीं करना। तो इसलिए ये जो आपके चार सुपर पावर्स हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका कोई ऐसा लॉजिक है जिसमें आपको एप्लीकेशन लेवल पे कुछ देखना है, कंट्रोल लेवल पे कुछ करना है, या फिर रिक्वेस्ट हैंडल लेवल पे कुछ काम करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन है इसकी बूटस्ट्रैपिंग कैसे होती है, इसकी इनिशियलाइजेशन क्या होती है, स्टार्ट कैसे होती है, और इसमें मॉड्यूल्स का क्या रोल रहता है। नेस्ट.जेएस की जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है उसमें दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। एक वो मॉड्यूल होते हैं जिनके पास कंट्रोलर्स होते हैं, और दूसरे वो मॉड्यूल होते हैं जिनके पास कंट्रोलर
नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल लिया, मॉडल्स मॉड्यूल, जिसके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ कुछ मॉडल्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक कॉन्फ़िग है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो भी हमारे पास नेस्ट.जेएस के अंदर मॉड्यूल होते हैं उनके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। इंपोर्ट्स होता है जिसकी मदद से आप दूसरे मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हो, कंट्रोलर्स होते हैं, तीसरे नंबर पे प्रोवाइडर्स होते हैं और चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट्स होते हैं कि आप इस मॉड्यूल से बाहर क्या देना चाहते हो। तो ये जो दूसरा यूजर्स मॉड्यूल मैंने बनाया, इसके इंपोर्ट सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल्स वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ। और जो मॉडल्स वाला मॉड्यूल है उसने एक्सपोर्ट की हुई है, जो ये एरो मार्क लग रहे हैं कि यूजर मॉडल, फोटो मॉडल, एल्बम मॉडल, ये उसने एक्सपोर्ट की हुई है। तो ये यूजर्स मॉडल उसका इस्तेमाल कर सकता है। कंट्रोलर्स हैं इसके पास, एक ही कंट्रोलर है इस टाइम पे तो इसके पास यूजर्स नाम का, पर एक मॉड्यूल के पास मल्टीपल कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स क्या होता है, जो चीजें हम इंजेक्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। जैसे कि इसमें सर्विसेज हमारे पास हो गई, और मॉडल्स वाले मॉड्यूल में हमने देखा था मॉडल्स थे हमारे पास। तो प्रोवाइडर कुछ नहीं, वो बस क्या है कि जो चीज़ आप इंजेक्ट करना चाहते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। चौथी चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट्स की। भाई इस मॉड्यूल से आप क्या भेजना चाह रहे हो, तो यूजर मॉड्यूल से मैंने यूजर सर्विस को एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 तरह के मॉड्यूल हैं, एक वो हैं जो कंट्रोलर वाले हैं, दूसरे क्या हैं जो सिंपल मॉड्यूल हैं जिनमें कोई कंट्रोलर नहीं है। एल्बम मॉड्यूल जैसे हमारे पास है, उसके अंदर इंपोर्ट मैंने किया हुआ है किसको, यूजर मॉड्यूल को और मॉडल्स मॉड्यूल को। और इस एल्बम मॉड्यूल के अंदर 2 अपने कंट्रोलर्स भी हैं, जैसे कि एक एल्बम कंट्रोलर और दूसरा फोटोज कंट्रोलर। एक कंट्रोलर के ऊपर सुपर पावर्स लगी हुई है चारों, एक के ऊपर नहीं लगी हुई है, तो ऑप्शनली होता है, आप देना चाहो तो लगा सकते हो। तीसरी चीज क्या है, इसके अंदर एल्बम सर्विस है जो इस्तेमाल कर रही है किसका, यूजर सर्विस का, और एल्बम सर्विस भी इसने एक्सपोर्ट की हुई है। एल्बम सर्विस यूजर सर्विस का तभी इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि एल्बम मॉड्यूल ने उसको यूजर मॉड्यूल को क्या किया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ, तभी इस्तेमाल में हो पा रहा है। एक हमारे पास बेस मॉड्यूल होता है जिसका नाम क्या होता है, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, वो सारी मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। चाहो तो उसमें कंट्रोलर भी लिख सकते हो, उसके अपने प्रोवाइडर्स भी लिख सकते हो। जैसा कि ऐप मॉड्यूल है, इसके अंदर मॉडल्स मॉड्यूल हो गया, यूजर्स मॉड्यूल हो गया, एल्बम मॉड्यूल, मैंने सारे मॉड्यूल मेंशन कर दिए। एक कंट्रोलर मेंशन कर दिया, 2 इसके पास चीज़ें हैं प्रोवाइडर्स में, एक तो कॉन्फ़िग है और दूसरी क्या, ऐप सर्विस है। जो ये ऐप मॉड्यूल होता है, ये बेस मॉड्यूल होता है, इसी की मदद से हमारी एप्लीकेशन नेस्ट.जेएस की स्टार्ट होती है, इसी से बूटस्ट्रैप होती है। ऐप मॉड्यूल का ही इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बूटस्ट्रैपिंग होगी किसके अंदर, main.ts फाइल के अंदर। नेस्ट.जेएस के अंदर एक main.ts फाइल होती है जिसकी मदद से क्या होता है, एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होती है, और उसके लिए उसको एक बेस मॉड्यूल चाहिए होता है जहाँ से वो स्टार्ट करे, और वो ऐप मॉड्यूल होता है। तो ये मॉड्यूल्स का जो सारा सेगमेंट रहा, इसके पैरेलल में एक सेगमेंट और हमारे पास होता है जिसमें हम लोग मिडलवेयर, गार्ड, इंटरसेप्टर और पाइप जो है ग्लोबल स्कोप पे डिफाइन करते हैं। तो ये 2 सेगमेंट हो गए हमारे पास, मॉड्यूल्स वाला, और दूसरा एप्लीकेशन के अंदर हमारा क्या है, ये ग्लोबल स्कोप हो गया जिसमें ये सब चीज़ें हमने डिफाइन की हुई हैं, ये 4 सुपर पावर्स। और ये सारी चीज़ एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो रही है ऐप मॉड्यूल के थ्रू main.ts फाइल के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि नेस्ट.जेएस का आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस बनाएगा नेस्ट.जेएस के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेटअप देखेंगे कि कैसे करते हैं नेस्ट.जेएस का इंस्टॉल कैसे करते हैं, और जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है नेस्ट.जेएस के प्रोजेक्ट का। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, शेयर करते हुए जाना। इस तरह के ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी को, जहां डिस्कशंस के लिए मैं अवेलेबल हूं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।